हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर एमसीक्यू और ये हमारा पार्ट 3 है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस देख लिए हैं और एमसीक्यूज़ भी देखे हैं। सो अब ये और भी एमसीक्यू का टाइम है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले जो यहाँ पर नए हैं मैं उन्हें बता दूँ यहाँ का रूल। आपको क्या करना है, तो पहले जब मैं क्वेश्चंस पढ़ के ऑप्शन दूंगी तो आपको उन ऑप्शंस में से अपने आंसर को कमेंट करना है और फिर मेरे आंसर से मैच करना है। ये करने से क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़ जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब यहाँ पर हम एक तरीके से टेस्ट दे रहे हैं। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज़। जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स क्या होता है। सबसे पहले जियोथर्मल का मतलब जान लेते हैं। सो जियोथर्मल का मतलब होता है ऐसा हीट जो कि हमारे अर्थ के अंदर ही जनरेट होता है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जनरेट होने वाला जो जियोथर्मल एनर्जी है वो सोर्स क्या है, वो कैसे बनता है। सो इसके ऑप्शंस हैं ए सन, बी अर्थ, सी टाइड्स या डी एयर। दोस्तों, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा चैप्टर को, आपने जियोथर्मल के बारे में अगर नॉलेज लिया होगा तो आपको इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए। हम लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर हीट है और दूसरी बात विद इन द अर्थ। ओके, सो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि अर्थ। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके आंसर ज़रूर कमेंट किया होगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद बताना मत भूलना कि कितना आंसर्स आपने सही किया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट्स टू द। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम CO2 कहते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उसकी वजह से क्या चीज़ बढ़ता है। ऑप्शन है ए ग्लोबल वार्मिंग, बी ग्रीन हाउस इफेक्ट, सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, या डी ए और बी। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से दीजिए, फिर मेरे आंसर से आप अपने आंसर्स को मैच करिएगा। सो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। सो इसका आंसर होगा डी यानी कि ए और बी, या तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नीड ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी जनरेशन और सप्लाई। इनमें से क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं द नीड ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। जो न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू कॉस्ट चाहिए वो हम रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं किसमें, एनर्जी जनरेशन या सप्लाई के टाइम पे। ऑप्शन है ए रिड्यूस प्रेजेंट कंजम्पशन, अभी जितना हम एनर्जी यूज़ करते हैं अगर हम वो कम करें तो ये हम न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा बचा सकते हैं। बी एनर्जी कंजर्वेशन, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, एनर्जी को बचाते हैं तो। सी लोड शेडिंग, मतलब जो लाइट्स जाती रहती है वो, या डी सप्लाई फिक्स नंबर ऑफ आवर इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब बिजली की जो सप्लाई है वो पर्टिकुलर एरिया में टाइमली आए, मतलब कम आए। सो दोस्तों, आपको इसका आंसर क्या लगता है मुझे आंसर करके ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एग्ज़ाम में हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जो पढ़कर जाते हैं हमें वही चीज़ें मिले। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होता है मोस्टली कि आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है, लॉजिक के साथ आंसर देना पड़ता है। ठीक है, हम जो पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम में वैसा सेम टू सेम नहीं आता, वैसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको अपना माइंड लगाना पड़ता है, लॉजिक खोजना पड़ता है, तो लॉजिक लगाकर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। अगर हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं, बहुत सारे मेथड से, ज़रूरी नहीं है लोड सेटिंग करें या फिर कंजम्पशन कम कर दें या फिर सप्लाई फिक्स नंबर करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम एनर्जी को जितने भी वे में पॉसिबल है उस वे में कंजर्व करते हैं तो नया इन्वेस्टमेंट जो है एनर्जी जनरेशन और सप्लाई के लिए, उसमें हम कमी ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर या फिर इससे और भी रिलेटेड चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है कि आप कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ प्रोड्यूस व्हेन कोल, ऑयल
एंड गैस कंबस्ट इन पावर स्टेशन, ऑटोमोबाइल्स एंड हीटिंग सिस्टम। मतलब इनमें से कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है जब कोल, ऑयल एंड गैस इन तीनों को कंबस्ट करके पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट करें, फिर मेरे आंसर से मैच कर लें। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, सो इसका आंसर होगा सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल, ऑयल एंड गैस को कंबस्ट करते हैं, एक साथ मिलाते हैं पावर स्टेशन में या फिर ऑटोमोबाइल्स के लिए, हीटिंग सिस्टम के लिए, तो इससे CO2 प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या फैलता है, हमने अभी देखा था, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following plays an important or crucial role to accelerate the development process and to meet increasing energy demand? इनमें से कौन सा चीज़ एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है इन डेवलपमेंट प्रोसेस? डेवलपमेंट करने का किस चीज़ का? टू इंक्रीज एनर्जी डिमांड। सो इनमें से क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके वजह से जो एनर्जी की डिमांड है उसमें डेवलपमेंट आती है? ऑप्शन है ए एनर्जी कंजर्वेशन, बी इंक्रीज जनरेशन टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड, सी लोड शेडिंग या डी रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। मतलब हम एनर्जी कंजर्व कर रख सकते हैं, एनर्जी की जो खपत है उसे कम कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी यूज़ करें, बी जितनी डिमांड हो उतना एनर्जी को जनरेट करें, सी लोड शेडिंग यानी कि लाइट जो चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट, वो कर सकते हैं, या फिर रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी की खपत कम करें। सो दोस्तों आपको इसका आंसर क्या लगता है मुझे बताइए, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। सो मेरा आंसर होगा ए, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं तो एनर्जी की जो डिमांड है उस पर हम काबू पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डैश विच मे बी लास्ट फॉर अबाउट 200 ईयर्स। इंडिया में ऐसा कौन सा रिजर्व है जो कि आने वाले 200 साल तक लास्ट करेगा? ऑप्शन है ए ह्यूज ऑयल रिजर्व, बी नेचुरल गैस रिजर्व्स, सी कोल रिजर्व्स या डी न्यूक्लियर फ्यूल्स रिजर्व। दोस्तों आपको इसका आंसर क्या लगता है? आपने अगर सुना हो, कुछ भी हो ऐसा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी कि कोल रिजर्व। इंडिया में कोल रिजर्व है जो कि 200 साल तक लास्ट करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कोल विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न। इंडिया में कोल का इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट कंसर्न है? इनमें से इंडिया में कोल को लेकर कौन सा इम्पॉर्टेंट कंसर्न यानी कि चिंता है? ऑप्शन है ए इट हैज़ हाई ऐश कंटेंट, इसमें बहुत ज़्यादा राख होता है, बी इट एसोसिएटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बहुत बढ़ता है, सी बोथ ए एंड बी दोनों ही प्रॉब्लम है, डी इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। दोस्तों कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि कोल में कितना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रेजेंट है। ओके, सो आपको क्या लगता है इसका आंसर? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे इसका आंसर फिर आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। सो इसका आंसर होगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसमें हाई ऐश कंटेंट है, बहुत ज़्यादा राख है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एंटिटीज़। इनमें से कौन सा एक्ट ऐसे रूल्स देता है जिससे बहुत सारे एंटिटीज़ में कोऑर्डिनेशन बन जाए? ऑप्शन है ए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, बी BEE, मैंने BEE के बारे में आपको MCQ 2 जो पार्ट था उसमें अच्छे से बताया है, सी ECBC या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 की वजह से बहुत सारे एंटिटीज़ में आपस में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। ये जब आपने एक्ट पढ़ा होगा तो आपको वो पढ़कर समझ में आया ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इन एनर्जी कंजर्वेशन
रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन डैश द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी कंजर्वेशन को रिड्यूस करना क्या इफेक्ट देता है द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट का क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसा होगा। ऑप्शन है ए विदाउट अफेक्टिंग, बी विथ अफेक्टिंग, सी मे बी अफेक्ट, डी एनी ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका आंसर होगा विदाउट अफेक्टिंग। एनर्जी कंजर्वेशन में रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजम्पशन, जब हम एनर्जी कंजम्पशन कम करते हैं तो इससे आउटपुट विदाउट इफेक्ट हुए निकलता है, मतलब आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, एमसीक्यू नहीं समझ आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप में आकर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, इससे रिलेटेड और भी चैप्टर्स के, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वॉट आर द इफेक्ट ऑफ एसी ड्रेन? एसी ड्रेन की वजह से क्या इफेक्ट आता है? ऑप्शन ए कैन किल ट्रीज एंड फिश, एसी ड्रेन ट्रीज एंड फिश को किल कर सकता है, मार सकता है। बी कैन डैमेज लाइमस्टोन बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज, इसके वजह से लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर की जो बिल्डिंगें होती हैं वो और स्टैचूज जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सी कैन अफेक्ट द क्रॉप्स इन फार्म्स, खेतों में जो फसलें होती है वो इफेक्ट हो सकती है। डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी को नुकसान पहुंचता है। सो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी कि एसी ड्रेन से बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। अब दोस्तों मैंने आपको जिस टाइप के एमसीक्यू करवाए हैं, इससे आपको सिर्फ आंसर ही नहीं देखना, आपको ये भी देखना है कि एमसीक्यू में किस टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो एक्ट को तो आप इन सब सारी चीज़ों को माइंड में रख कर पढ़ो और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, ओके। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, ओके। कितने आंसर्स आप सही कर पाए वो मुझे बताएं। अगर आंसर्स ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप वापस से एक्ट को रिवीजन करें और फिर इस एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो दोस्तों आप एकदम मुझसे आके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब बहुत सारे एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, बहुत सारे एक्ट भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।